अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे भारत की ओछी हरकतों की। बुज़दिल भारत ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम उजागर करने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का ज़ाती ट्विटर अकाउंट मुअत्तल करा दिया। भारतीय हैकर्स ने 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर फैसल के ट्विटर अकाउंट पर हमला किया था। डॉक्टर मोहम्मद फैसल अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से कुलभूषण यादव केस की खबरें दे रहे थे। तफसीलात जानिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में। पुलवामा हमले की आड़ में भारत की ओछी हरकतें। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई। सोशल मीडिया पर भी घटिया हथकंडे शुरू कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशत गर्दी और कुलभूषण यादव केस उजागर करने पर भारत तिलमिला उठा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर की इंतजामिया को शिकायत लगा दी। ट्विटर इंतजामिया ने भारतीय दरखास्त पर डॉक्टर फैसल का जाती ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर फैसल ट्विटर पर कुलभूषण केस के बारे में पल पल की खबर दे रहे थे। भारतीय हैकर्स ने 2 हफ्ते पहले भी डॉक्टर फैसल के ट्विटर अकाउंट पर हमला किया था। यही नहीं, दफ्तर खारजा की वेबसाइट को भी निशाना बनाया गया। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार एक तरफ पाकिस्तान को धमकियां दे रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जंग का समा बना रखा है। ये धमकियां और ये ओछी हरकतें भारत पहली बार नहीं कर रहा। पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर भारत ओछी हरकतों पर उतर आया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को राजस्थान छोड़ने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय हथकंडों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज पर भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को मरासला भी थमा दिया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय अदालत के पाकिस्तानी ज़ायरीन को राजस्थान से 48 घंटे में निकल जाने के हुक्म पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं, मोदी सरकार की यह हरकत जंगी जुनून उभारने की अक्कासी कर रही है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज पर कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। स्पेशल सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक इम्तियाज अहमद ने एहतजाजी मरासला गौरव आहलूवालिया के हवाले किया। भारत से वाक़े की तहकीकात के साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले और उनके अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के सफीरों की मुलाकातें। तहमीना जंजुआ ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ये भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में भारतीय हुक्काम और मीडिया के बयानात गैर जिम्मेदाराना और खित्ते के अमन व सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान को सिफारती मैदान पर एक और कामयाबी मिल गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खत काम कर गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मसालिहत कारी की पेशकश कर दी गई। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि दोनों हुकूमतें तनाव कम करने के लिए इक़दाम करें। पुलवामा वाक़े के बाद बढ़ती हुई पाक भारत कशीदगी पर एंटोनियो गुतेरेस ने तशवीश का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी के खत के जवाब में सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत तनाव कम करने के लिए इक़दाम करें। अगर दोनों ममालिक चाहें तो अक़वाम मुत्तहिदा सालिस का किरदार अदा करने को तैयार है। दूसरी जानिब अमरीका ने पुलवामा वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया है, यानी तहकीकात की जाए। अमरीका ने यह कहा है। नायब तर्जुमान महकमे खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वाक़े पर दोनों ममालिक से राबते में है। पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करे। कहा गया इस वक्त शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शाह साहब, एक कामयाबी है सफारतकारी की जब अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है कि हम तैयार हैं। आपने ख़त लिखा, उसके बाद ये मामला सामने आया कि हम तैयार हैं दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे ख़त का ये जवाब आया है तो मुझे इत्मीनान है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने मुस्बत जवाब दिया है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने मुस्बत जवाब दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये सब जिम्मेदार लोगों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि बिला वजह जो हिंदुस्तान एस्केलेशन क्रिएट कर रहा है उसको डिफ्यूज किया जाए, डी एस्केलेशन की जाए। और कल खास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो एक पॉलिसी बयान आया है वो इतना जामे है, इतना मुफस्सल है और उसमें इतनी आप देखें फहमो फरासत से भरपूर है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती इस एस्केलेशन की, कोई जवाब नहीं रहता। और अगर ये जवाब है तो हम मुतमईन हैं। सही। शाह साहब, जिक्र आपने भी किया इमरान खान साहब की पॉलिसी बयान का, बहुत क्लियर था, बहुत जामे था, पेशकश भी की तहकीकात की और ये भी कहा कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। अमेरिका ने देर से सही ये जिक्र ज़रूर किया
कि तहकीकात में मदद की जाए। जब पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि हम तैयार हैं तहकीकात करने के लिए, फिर अमेरिका का ये मौक़िफ़ सामने आना कुछ समझ से बाहर है। देखिए, हमारी सफारती सतह पर हम सबसे राब्ता कर रहे हैं और अमेरिका का राब्ता है, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू होगी और हम उनको अपना मौक़िफ़ मज़ीद बताएं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह दुनिया को हम कायल कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टांस एक तो सच्चाई पर मबनी है और दूसरा माकूल है। जब किसी मौक़िफ़ में दुनिया को माकूलियत नजर आएगी तो वो हमारी बात से यकीनन तवज्जो देंगे। कल इंशाअल्लाह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने बुलाया है और वहाँ भी हम इस सारी सूरत हाल को स्केच करेंगे। वज़ीर आज़म का पॉलिसी स्टेटमेंट जो है उसको सामने रखते हुए और जो हमें अब तक हमारे सफारती राब्ते हुए हैं, जो हमें फीडबैक मिला है दिल्ली से, हमारे मिनिस्टर सुहेल महमूद साहब ने मुझे ब्रीफ किया है, उन्होंने भी मुझे अपने जो उनकी असेसमेंट है उससे आगाह किया है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान बुर्दबारी से लेकिन बाइज्जत और बावकार तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, हम रीजनेबिलिटी की बात करते हैं, हम रैशनैलिटी की बात करते हैं और ऐसी कुछ फ़ज़ा हमें भारत की तरफ से नज़र भी आती है। शाह साहब, ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि इलेक्शन ईयर में ये हमले क्यों सामने आते हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे सवाल उठे। देखिए, आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कलाई खुलती जाएगी, असलियत जाहिर होती चली जाएगी और आप देखिएगा, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठेंगी। और जैसे कि आपने देखा कि ममता बनर्जी साहिबा का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने पूरी उसका जो रीजनिंग दे रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, उसको उन्होंने क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा ये क्यों है और ऐसे वक्त में क्यों होता है। बिल्कुल, ये आवाजें उठेंगी, ये आवाजें आज भी उठ रही हैं शाह साहब, और आवाजें पहले भी उठी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आवाजें उठी। ये आवाजें बढ़ती चली जाएंगी। आप देखिएगा वक्त के साथ साथ लोगों को जैसे हकायक उनके सामने आते चले जाएंगे, ये आवाज बढ़ती चली जाएगी। यानी शाह साहब इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड होगा और जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो भी बिल्ड होगा, हम समझ सकते हैं ये। देखिए, मैं बिल्कुल आज मैंने सुबह चीन का मौक़िफ़ भी देखा है। मैं बेहद मशहूर हूँ। चीन हमारा दरीना दोस्त है। हमेशा उन्होंने बड़े बावकार तरीके से, बड़ी समझदारी से उन्होंने फैसले किए हैं और देखिए आज उनको मौक़िफ़ जो सामने आया है, उन्होंने कहा है, भारत से भी कहा है कि भाई क्या आप उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, मुनासिब नहीं है। उनको इस वक्त देखिए उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि सियासत उनके आड़े आ गई है। अब वो फंस गए हैं। अगर वो एक ऐसा कदम ले बैठे हैं जज्बात में और कौम को इस पिच पर, इस हाइप पर ले गए हैं, अब वो पीछे हटते हैं तो उनको दिक्कत होती है, आगे बढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है। और आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें आएंगी। बिल्कुल, अंदर से आवाजें आ रही हैं शाह साहब, और आवाजें आएंगी शाह साहब। लेकिन अगर हम पहले सवाल पर दोबारा आ जाएं, जो मसालतकारी की पेशकश की गई है, आपको क्या लगता है कि भारत इस पेशकश को किस तरह से देखेगा, कबूल करेगा, क्या रिस्पॉन्स होगा उसका? देखिए, मैं भारत की पेशन कोई तो नहीं कर सकता। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त भारत का जिस लेवल पर इसको पिच पे ले गए हैं, उनको दिक्कत होगी। मज़ाकरात की बात करने, मेज पे बैठने के लिए उनको बड़ी दुश्वारी होगी। शाह साहब, ये इलेक्शन ईयर है और ये सब जानते हैं कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भारत में बिकता है, तो इसलिए आप भी एंटीसिपेट यही कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कत होगी, ना आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भारत में बिकता है, लेकिन इस वक्त भारत में एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर सिक्योरिटी अलर्ट थे तो आप खामोश क्यों थे? ये आपका इंटरनल इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये आपका सिक्योरिटी का फेलियर है। आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट दावे करती रही है कि हमें ये कामयाबियां हासिल हुई मकबूजा कश्मीर में, वो बिल्कुल उसकी कलाई खुल गई है। आज उनकी अपनी सियासी जो लीडरशिप है, ऑपोजिशन है, वो उसको बतदरीज क्वेश्चन कर रही है।
अपना ये बीजेपी की पॉलिसी पर, बीजेपी की हिकमत अमली पर, उनके जिंगोइज्म को आज क्वेश्चन करना शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन जब पाकिस्तान उठाता है जवाब वहां से नहीं आता। कुलभूषण केस चल रहा है आलमी अदालत बराए इंसाफ में, और वहां पर कल खावर कुरैशी ने दलाइल दिए और उस पर भारतीय साइड चकरा कर बैठ गई। सवाल तो हम ये भी कर रहे हैं कि काउंसलर एक्सेस चाहिए तो भैया किससे मिलना है, किससे चाहिए? हुसैन मुबारक पटेल से मिलना है, कुलभूषण यादव से? उसका फैसला कर नहीं पाते, जवाब दे नहीं पाते। देखिए, मैं क्योंकि वो उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है, उस पर रायज़नी मैं मुनासिब नहीं समझता। आपको पता है कि कोर्ट इन मामलात में बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जब अंदर बहस होता है मुकदमा, उस पर अभी राय देने से आप गुरेज करें। शाह महमूद कुरैशी साहब साथ आप मौजूद थे, और पाक भारत कशीदगी जो चल रही है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हम मसलतकारी के लिए तैयार हैं, आप उस पर मौक़िफ़ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा बिल्कुल भी नहीं, भरपूर जवाब देगा। इसके सिवा पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। साथ ये भी कह दिया कि जंग इंसान शुरू करता है, खत्म आसानी से नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ बता दिया, हमला हुआ तो दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। भारतीयों, अगर ना सुना हो तो फिर सुन लो। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। जंग छेड़ने का अंजाम क्या होगा, पाकिस्तानी वजीर आजम ने यह भी वाज़ेह कर दिया। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान कहते हैं, दुनिया का कोई कानून किसी भी मुल्क को खुद ही मुद्दई और खुद ही जज बनने की इजाजत नहीं देता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर मोदी सरकार और मीडिया की क्लास ले ली। बोले उनकी आवाज लाल हवेली से लाल चौक श्रीनगर तक सुनी जाती है। मोदी ने इलेक्शन मुसलमानों की मुखालिफत में जीता था, अब भी यही कोशिश जारी है। हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने जो मेरे बारे में तबसरे किए हैं तो वो कान खोल कर सुन लिए। मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह लाल हवेली से लेकर लाल चौक श्रीनगर और यूपी सीपी तक सुनी जाती है। और मोदी सरकार ने पिछला इलेक्शन भी मुसलमानों और पाकिस्तान से नफरत अंगेज बयान देकर जीता, और अब 5 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने फिर फौज को ग्रीन सिग्नल दिया है, जो कि जंग की खुली धमकी है। और मोदी सरकार के मुकाबले में इमरान खान ने तहकीकात की पेशकश की है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई हल्की फुल्की मौसीकी की गई तो पाकिस्तान पक्का राग गाएगा, और पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। ये फुलझड़ियाँ हमने दिवाली के लिए नहीं रखी हुई। पाकिस्तान कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और दहशतगर्दी मसाइल का हल नहीं है, लेकिन कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा ऐसा ही है जैसा दीवाने का ख्वाब, मगर बड़ी आबादी वाला लेकिन छोटी सोच वाला मुल्क कुछ ऐसे स्ट्राइक कर चुका है जिससे उसकी जगहसाई हो रही है। आइए आपको दिखाएंगे। भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होगा, मगर भारत कुछ मज़ाक़ाखेज़ स्ट्राइक जरूर कर चुका है। हैग में आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तानी हम मनसब से हाथ ना मिलाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। भारतीय ताजर पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई रोककर बहुत खुश हो रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। मुंबई, मोहाली और जयपुर के मैदानों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर उतार दी गई। सीमेंट और दीगर सामान खरीदने से इनकार करके भी अपनी दानिश में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ये सब और ऐसे बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय हुक्मरानों और अवाम की मनफी सोच की अक्कासी करते हैं।
अली जफर की ट्वीट पर भारतीय आपे से बाहर हो गए, भारत आने पर सबक सिखाने की धमकी दे दी। अली जफर बोले कि भारतीय नफरत और तासुब के बगैर खुले दिलो दिमाग से वजीर आजम इमरान खान की तकरीर सुने। इंतहा पसंद भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब उतर गया। अली जफर की ट्वीट पर भारतीय हुए आपे से बाहर। पाकिस्तानी गुलकार की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की तकरीर की तारीफ करने पर सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान आ गया। राशि नामी सारिफ ने धमकी दी कि कभी भारत मत आना। ओम प्रकाश ने धमकी दी, अगर भारत में नजर आए तो सब दहशत गर्दाना रूप निकाल देंगे। अली जफर ने जवाबी ट्वीट में इमरान खान की तकरीर की वीडियो शेयर की। लिखा, भारतीय नफरत और तासुब के बगैर खुले दिलो दिमाग के साथ वजीर आजम इमरान खान की तकरीर सुने। इंतहा पसंद भारतीय क्रिकेटर भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। स्पिनर हरभजन सिंह ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच के बाइकाट का मुतालबा किया। शेखी बघारते हुए कहा, भारतीय टीम पाकिस्तान से खेले बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। कश्मीरियों से मोहब्बत का ढोंग रचाने और उनके हक के लिए फिल्म बनाने वाले दबंग खान भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने आतिफ असलम को अपनी फिल्म में गाना गाने से रोक दिया। दूसरी जानिब ओम पुरी और नवजोत सिंह सिद्धू के बाद बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी ने भी भारतीय मीडिया को खरी खरी सुना दी। अक्षय कुमार का कहना था, दहशतगर्दी तो भारत में भी होती है। अजय देवगन भी पाकिस्तान दुश्मनी में अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर चुके हैं। भारत की जानिब से टमाटर देने के इनकार पर पंजाब के वजीर ज़राअत ने भी करारा जवाब दे दिया। कहते हैं कि हमें भारतीय सब्जियों की कोई जरूरत नहीं। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में टमाटर की पैदावार हो रही है। कोई हमें फिक्र नहीं है इंडिया से। हम इंशाल्लाह ताला लाजमी अपने कौम की जो कंजम्पशन है सब्जियों की वो पूरी करेंगे। किचन गार्डनिंग को बिल्कुल हम फोकस किया हुआ है। इसे हमारे कौम अडॉप्ट कर ले तो फ्रेश सब्जियां घर में खा सकते हैं। मजबूर होकर इंडिया के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। कभी भी नहीं जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर के जना अस्पताल में वहाँ ज़ेर इलाज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक एंजियोग्राफी से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ वहीं पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। जी अली, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ को जना अस्पताल में आज एडमिट हुए 6ठा रोज़ है, लेकिन उनका जो मेन मसला है एंजियोग्राफी का, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में और मेडिकल बोर्ड बनते रहे जो सजेस्ट करते रहे कि उनकी एंजियोग्राफी मस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो जना अस्पताल में 6 रुकनी बोर्ड था और उसने भी हतमी जो राय दी है उसमें यही कहा गया है कि उनकी एंजियोग्राफी की जाए। और इस वजह से तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वज़ारत दाखिला को महकमा दाखिला को भिजवा दिए हैं, पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई हैं, महकमा सेहत के पास भी हैं। इसके अलावा उनकी फैमिली को भी ये तमाम रिपोर्ट्स दे दी गई और मरियम नवाज़ ने भी इसकी तस्दीक की है कि उन्हें एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। ताम आज उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि एंजियोग्राफी तो लाजमी है, लेकिन इसका जो हतमी फ़ैसला है वो शरीफ फैमिली ने करना है। वो उनसे बात करके फिर आप मीडिया को आगाह कर सकेंगे कि है उनकी एंजियोग्राफी या इस हॉस्पिटल में होनी है, पाकिस्तान में होनी है या किसी और हॉस्पिटल में होनी है। ताम इस वजह से 3 रोज़ हो गया, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, किया गया। बहुत शुक्रिया अली जड़। सुप्रीम कोर्ट में DG-LGA ने DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में हुकूमत कौन चला रहा है, बताएं किसको नोटिस करें। सुप्रीम कोर्ट ने DG-LGA को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, लेकिन एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। जुल्करनैन इकबाल समा के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल ये DG-LGA और मेयर लाहौर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि अदालत ने एंटी करप्शन को रोका था उनके खिलाफ कार्रवाई से, लेकिन अदालत के हुक्म के फौरी बाद ही उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिस पर तौहीन अदालत की आज केस की समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब किया था और उनकी सख्त सरजनिश की गई। चीफ सेक्रेटरी की आज अदालत ने ये कहा उन्हें चीफ सेक्रेटरी को कि वो अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लें। तमाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ये कहना था कि उनका सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ना एंटी करप्शन उनके मातहत आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि DG एंटी करप्शन कब रिटायर हो रहे हैं, जिस पर अदालत को बताया गया कि 22 फरवरी को वो साइन कर अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। एडवोकेट जनरल की इस्तदा पर अदालत ने 27 फरवरी तक पंजाब हुकूमत को इस मामले को हल करने का वक्त दिया है और साथ ही साथ ये रिमार्क्स भी जस्टिस अजमा सईद ने दिए हैं कि अगर 27 फरवरी तक अदालती हुक्म अदूली का ये मामला हल ना किया पंजाब हुकूमत ने
تو عدالت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں طلب کرے گی۔ یہ تو آپ نے ذوالقرنین بتایا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ فیصل آباد میں پولیس اہلکار قتل کیس میں جھوٹی گواہی دینے والے سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سیشن عدالت کو حکم دیا گیا تھا کہ جھوٹی گواہی پر قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جھوٹی گواہی پر ایک شخص کو سزائے موت ہوئی، قانون کہتا ہے جھوٹے گواہ کو سزائے موت دی جائے۔ ذوالقرنین کیا معاملہ ہے سارا، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ 17 جنوری کو جب فل کورٹ ریفرنس ہوا تو اس میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جھوٹے گواہان کے خلاف ایک ڈیم بنائیں گے تاکہ جھوٹی گواہیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی سلسلے میں 6 فروری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ آباد میں پولیس اہلکار قتل کیس میں جھوٹی گواہی دینے والے پولیس رضاکار محمد ارشد کو طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ اب جھوٹے گواہان کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج محمد ارشد پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی کیوں دی، جس پر وہ باضد رہے کہ انہوں نے جو دیکھا سچی شہادت دی، حلف کے مطابق شہادت دی، لیکن عدالت نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے پینٹ کے اوپر اور آپ کے بازو کے اوپر چھرے لگے تھے، جبکہ میڈیکل رپورٹ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ کو کوئی فائر آرم انجری تھی ہی نہیں، یعنی کسی اسلحے کی گولی یا چھرے سے آپ زخمی ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس پر عدالت نے اب ان کا معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت فیصلہ آباد کے جج کو بھجوایا ہے اور کہا ہے کیونکہ یہ قتل کیس کا ٹرائل وہاں ہوا تھا، اس لیے وہ اب اس جھوٹے گواہ کے خلاف سیشن عدالت میں درخواست دائر کریں اور سیشن عدالت اس درخواست کے اوپر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین، ان دونوں کیسز سے متعلق آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نندی پور ریفرنس میں بابر اعوان کی بریت کی درخواست پر آج فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ احتساب عدالت نے فیصلے سے پہلے فریقین سے کچھ مزید سوالات پوچھ لیے۔ مزید بات کریں گے، سہیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سہیل، کیا سوالات پوچھ رہے، اب فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی دیکھیں، 25 فروری کی اب تاریخ رکھی گئی ہے اس درخواست پر فیصلہ سنانے کے لیے۔ سوالات آج عدالت کی جانب سے یہ پوچھے گئے تھے کہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ نندی پور منصوبے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اس بات کا تعین نہیں ہو رہا کہ تاخیر ہوئی کس کی وجہ سے ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا فریقین سے کہ اس پر مزید معاملت کر دیں تاکہ ریکارڈ کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس درخواست پر فیصلہ سنایا جا سکے۔ اس پر ڈاکٹر بابر اعوان نے یہ بتایا کہ ان کے وزیر بننے سے پہلے بھی 14 ماہ کی تاخیر ہو چکی تھی اور اس دوران 2 وزیر قانون گزرے تھے، زاہد حامد، اور ان دونوں کو شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں ملزم نامزد کیا گیا۔ سہیل، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ نندی پور ریفرنس میں بابر اعوان کی بریت کی درخواست پر آج فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ احتساب عدالت نے فیصلے سے پہلے فریقین سے مزید سوالات پوچھ لیے۔ اب فیصلہ 25 فروری کو سنایا جائے گا۔ اہل خانہ مقدمہ درج نہ کرائیں تو خود ریاست گمشدگی کا مقدمہ درج کرے۔ کسی کی سیاسی وابستگی کا مطلب یہ نہیں کہ لاپتہ کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ شہری کی گمشدگی کا مقدمہ درج نہ کرنے پر برہم، عدالت کا جیلوں کا ریکارڈ چیک کر کے رپورٹس پیش کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے کولمبو پہنچ گئی۔ بات کریں گے موسم کی۔ کراچی پر بادلوں کا بسیرا ہے اور سب بارش کے منتظر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک ہوگی بارش۔ مزید بات کریں گے، لارب شیخ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی لارب، بتائیے گا۔ کراچی کا موسم تو بہت ہی خوشگوار ہے۔ کالے بادلوں نے جو ہیں وہ اپنے ڈیرے کراچی میں جما لیے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں محکمہ موسمیات میں، ڈائریکٹر میٹ عبدالرشید صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی کے موسم کا احوال کیا ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ کراچی میں ہم نے 19-20 کو بارش کہی تھی اور کل بھی بوندا باندی مختلف علاقوں میں ہوئی اور ابھی بھی آج صبح سے مختلف بوندا باندی جاری ہے، لیکن ابھی ہمیں کوئی اچھی بارش کراچی میں دیکھنے کو نہیں ملی، مگر ابھی سسٹم موجود ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آج شام کو یا رات کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی یا درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ کوئی ہیوی رین ہم کراچی میں ایکسپیکٹ نہ پہلے کر رہے تھے نہ اب کر رہے ہیں۔ حال بتائیے ضروری ہے کل صبح تک یہ بوندا باندی میں کنورٹ ہو جائے گا اور 10-11 بجے کے بعد کل جمعرات کو پھر یہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا، سسٹم آسان ہو جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے تیز بارش نہ ہونے کی کہ ہمارا سسٹم کا بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ کی طرف، اپر سندھ کی طرف موو کر گیا۔ ڈائریکٹر میٹ صاحب کا کہنا بھی یہی ہے کہ 19 اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان تھے، لیکن آج رات میں جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ شاید گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جائے، تو اسی لیے جو ہے وہ کراچی والے تیار ہو جائیں۔ سردی میں اضافہ تو نہیں ہوگا لیکن البتہ بارش ہو جائے گی اور موسم مزید خوشگوار ہو سکتا ہے۔ جی موسم رہے گا کراچی کا خوشگوار۔ لارب، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔
लिए चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि वहां पर भी है काली घटाओं का राज। जुड़वा शहर में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। वहाब कामरान से मजीद जानेंगे। वहाब, सुहाने मौसम का अहवाल बताइएगा। देखें जी, इस्लामाबाद वाले तो हसीन मौसम और कुदरती मनाजर के हवाले से बड़े ही खुशकिस्मत हैं। आए रोज़ बारिश, ठंडी हवाएं, मारगला की पहाड़ियाँ, हसीन मनाजिर देखने को मिलते हैं इस्लामाबाद के बासियों को। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है शहर इक़्तिदार में, और लगभग 1 बजे के बाद कहा जा रहा है कि तेज़ बारिश होगी, ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी। साथ ही साथ सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पंजाब, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिशें होंगी। सिंध के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची समेत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहाब कामरान आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के बेटे दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तलत रशीद पहले पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो अमेरिका में पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हैं। मजीद जानिए चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी बिल्कुल, फ़ख्र पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा होने वाले 1979 में यूएस गए और उसके बाद अब वो पुलिस कमिश्नर हैं वहाँ पर। तलत रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो कि उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं और पहले मुस्लिम हैं जो कि पुलिस कमिश्नर मुंतखब हुए हैं। तलत रशीद साहब से ही जो है वो बात करते हैं। ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि एक मुस्लिम और एक पाकिस्तानी इस पोजीशन पे आया है। कराची की पुलिसिंग में और वहाँ की पुलिसिंग में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जी, ये तो काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पुलिस में जो है उनके पास बॉडी कैमरास होते हैं और वो एजुकेटेड होते हैं। उनकी जो मिनिमम पुलिस मैन है वो लॉ की डिग्री होती है, उसके पास क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल लॉ की डिग्री होती है। वहाँ पर भी इतना ही पॉलिटिकल प्रेशर है या इतना तासुर रखता है कि अपनी मर्जी के एहलकार या अफसरान लगाए जाएँ? वो होता है, आई मीन ओपनली नहीं होता लेकिन होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना यहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉ सूट्स एकदम हो जाती हैं। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको सू कर देते हैं वो, तो इसीलिए घबराते हैं पॉलिटिशियंस भी। यहाँ के पुलिस चीफ को क्या मशवरा देना चाहेंगे? पुलिसिंग कैसे की जाए, कैसे बेहतर अंदाज में की जाए? थोड़ा सा कोई मशवरा आपकी तरफ से? भाई हम यही कहेंगे कि यहाँ के एक तो इन रिस्पेक्ट, हमारे पुलिसमैन की रिस्पेक्ट नहीं यहाँ पे, उनकी इज़्ज़त करवाएं, इसी तरह वो अपने आप को बेहतर फील करेंगे। प्लस उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा, इसलिए तो रिश्वत जो है वो आम हो जाती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो डायरेक्ट आते हैं उनको भी आप 3-4 महीने स्ट्रीट पे खड़ा करें। जो CSS करके आते हैं ना, जो SP वगैरह डायरेक्ट आते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी जाए ताकि उनको पता चले कि आम पुलिस वाला जो कैसे फील करता है। जैसे हमारे यहाँ होता है, हमारा जो चीफ है वो पहले पेट्रोल मैन था, वो गाड़ियों में टिकट देता था, वो सर्कुलेट करता था, तब जाके वो 20-25 साल के बाद बना। यहाँ की तरह मैंने देखा है कि कोई भी हाई ऑफिशियल जाता है तो वो लोग बेचारे खामखा यहाँ के वैसी ट्रैफिक है तो बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी एक आम आदमी है, थोड़ा सा एक आध गाड़ी हो जाए वो होता है। यहाँ तो 10-10 गाड़ियाँ मैंने देखी है, मैंने खुद देखी हैं, 5-10 गाड़ी पीछे, 5-6 आगे, फिर उनका पूरा कारवां चलता है। इतने एहलकारों की ज़रूरत नहीं। देखें ना, यहाँ वज़ीर आला गवर्नर में मैंने देखे हैं कोई 50-50 लोग बाहर बैठे होते हैं। आई मीन किसको प्रोटेक्ट करते हैं वो? 1 या 2 हों ठीक है, वो मेक सेंस, लेकिन 50-100 लोग जो हैं ये खामखा वही लोग जो हैं वो यहाँ क्राइम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तलत रशीद से मिलवाया आपने अहमद रहमान खान, शुक्रिया। कोई खबर रह गई हो तो जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। राय दे सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।